हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जम्मू कश्मीर मुद्दा पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 1987 तक पढ़ लिया था। सारी घटनाओं का बड़ा अच्छे से विश्लेषण किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो कुछ लंबी हो जाती है, उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी दूँ सबसे अच्छा दूँ। हाँ, जितना फैक्ट जरूरी है और कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं बहुत जोर देता हूँ, ताकि आपको कहीं और से परेशान ना होना पड़े कॉन्सेप्ट के लिए। हाँ, फैक्ट के लिए आप जरूर देख सकते हो। और साथ में मैं आपसे ये भी कहूँगा, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं आप पहले बता दिया करूँगा, आप उसको पढ़ के आया करो। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगा आपको, ठीक, ताकि हम लोगों के बीच में ना एक डिबेट वाला कल्चर हो। आप भी सोचो और मुझे बताओ, मैं भी सोचूं आपको बताऊं, क्योंकि उससे आपका दिमाग खुलेगा, बढ़ेगा, जो जरूरी है। अगर जानकारी ही लेनी होगी तो फिर गूगल भी तो है, तो फिर मेरा क्या रोल है ना। बस गूगल ये है कि वो आपको मोटिवेट नहीं करता पढ़ने के लिए या सोचने की एक क्षमता नहीं विकसित करता, लेकिन मैं इसमें आपका साथ दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं पार्ट 2 पे। बस आप लोग गंभीर होकर पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, मतलब सिंसियर होके, सीरियस होके नहीं, मतलब चेहरा उदास करके नहीं, मुस्कुराते हुए सिंसियर होके पढ़ना है। ठीक है, सीरियस नहीं होना, हमको सिंसियर होना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आज पढ़ते हैं 1987 तक हम लोग कर चुके थे। एक बार हम लोग चलिए रिवीजन कर लेते हैं पूरा। ठीक है, तो रिवीजन क्या है कि 1930 में आपको पता होगा कि शेख अब्दुल्ला पढ़ के आते हैं, इनको नौकरी नहीं मिलती और ये क्या करते हैं, हरि सिंह के खिलाफ विरोध करने लगते हैं। ठीक है, फिर 1946 में ये कहते हैं कश्मीर छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाते हैं और इनको फिर जेल हो जाती है। 1947 में देश हमारा आज़ाद हो जाता है। हरि सिंह ने कोई विचार नहीं व्यक्त किए होते हैं। हरि सिंह चाहते आज़ाद होना थे, उन्हें डर था कि उनकी राजगद्दी दोनों में जा सकती है, मैंने पहले बता रखा है। ठीक, फिर 1947 में 22 अक्टूबर को कबायली हमला कर देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है पाकिस्तान को कि कबायली जब हमला करेंगे तो वहाँ के लोगों में जिहाद की भावना आएगी और वो लोग विद्रोह कर देंगे, जिस कारण पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुसंख्यक होने के कारण पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएगा। अर्थात कश्मीर मुस्लिम बहुसंख्यक होने के कारण पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएगा। तो 22 अक्टूबर को यह घटना होती है। 26 अक्टूबर को फिर IOA साइन होता है और 27 अक्टूबर को अपनी सेना वहां पहुंचती है और सेना वहां के कबायलियों को पीछे भगाना चालू करती है और 1/3 पार्ट को छोड़ के लगभग भगा देती है। ठंडी आ जाती है और युद्ध रुक जाता है। उसी दौरान मामला UNO में चला जाता है। UNO का जाने का कारण मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर थोड़ी परेशान रहते थे। साथ ही वो चाहते थे कि बड़े आदर्श तरीके से जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो, ताकि कोई बाद में सवाल ना खड़ा करे, क्योंकि हमने जूनागढ़ को तो जनमत संग्रह से लिया और इसको अगर हम ऐसे ही ले लेंगे तो कई लोग सवाल लगाएंगे कि देखिए ये आदमी तो दोगला है, कहाँ एक मानक अपना रहा है, कहाँ 2 मानक अपना रहा है। तो इन सब मामलों के कारण उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। फिर UNO का निर्णय आता है, जिसमें पहले चरण में कहता है कि पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, फिर दूसरे चरण में कहता है कि एक आयोग जाएगा जो चेक करेगा कि वाकई सेना हटा ली है कि नहीं, और तीसरे चरण में फिर वहां से भारत अपनी सेना हटाएगी, और फिर चौथे चरण में वहां जनमत संग्रह वहां के स्थानीय सरकार के नेतृत्व में होगा। साथ में ही पाकिस्तान इसमें आरोप लगाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर संरक्षण में होगा भी तो वो पाकिस्तान के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जी प्रो इंडियन हैं, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। फिर वही है, सेना हटती नहीं है। फिर 1949 में आप जानते हैं कि 4 लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है, मेंबर बनते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के मेंबर बनते हैं। और उसके बाद 370 आता है आर्टिकल। आपको बताया कि 370 आर्टिकल स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये अस्थाई है। साथ में ये बताया था कि ये अस्थाई क्यों था, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। भारत के पास 2/3 हिस्सा था और पाकिस्तान के पास 1/3 हिस्सा था। इसलिए नेहरू जी चाहते थे कि एक अस्थाई प्रावधान रहे, ताकि जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो हम इसमें स्पष्टता के साथ स्थायी इसके लिए प्रावधान रहेंगे। पूरा फिर संविधान ही था उनके लिए। इस तरह 370 किया। 370 में मेन बातें क्या उल्लेख थी, इसमें यह सबसे मेन बताया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा। कहा 1 और 370। फिर यह बताया कि संसद किस विषयों पे कानून बना सकती है। इस संदर्भ में यह कहा कि यदि रक्षा, विदेश नीति और संचार से संबंधित मामलों में बनाना है तो जम्मू कश्मीर से परामर्श करना पड़ेगा।
लेकिन इनसे इतर विषय पे अगर बनाना है तो सहमति लेनी होगी। ठीक है, परामर्श और सहमति याद रखिएगा। 3 विषय के लिए परामर्श था, बाकी सबके लिए सहमति थी। सहमति मतलब परमिशन। ठीक है, या आगे चलते हैं। फिर इसी तरह बताया कि संविधान के कौन से अनुच्छेद अप्लाई होंगे, उसके लिए भी यही कहा कि यदि 3 मामलों से संबंधित है तो परामर्श, बाकी मामलों के संदर्भ में सहमति लेनी होगी। साथ में ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर का एक संविधान सभा बनेगी जो उसके लिए संविधान बनाएगी, और सबसे मेन बात ये बताई कि 370 को हटाने के लिए संविधान सभा की अनुशंसा लेकर राष्ट्रपति जी आदेश के माध्यम से हटा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये था कि 1956 में संविधान सभा ही खत्म हो गई, तो अब अनुशंसा किसकी ली जाएगी? यही मुद्दा सबसे ज़्यादा टेक्निकल रूप में फंसता रहा, जो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग 370। 1952 में आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। दिल्ली एग्रीमेंट मेनली क्या था? इसमें यह बताया था कि जम्मू कश्मीर को कैसे विशेष प्रावधान दिए जाएंगे ताकि जब भी जनमत संग्रह हो फ्यूचर में वो प्रभावित ना हो। इसके लिए क्या जरूरी था? जनसांख्यिकी रूप से परिवर्तन न होना। इसी के लिए कहा गया कि स्थायी निवासी की डिफिनीशन जम्मू कश्मीर विधानमंडल खुद तय करेगा। ठीक, और स्वामित्व के संबंध में डिसाइड खुद करेगा। ऐसे दिल्ली एग्रीमेंट ने उसकी स्वायत्ता को प्रमाणित किया। 1953 में कर्ण सिंह ने शेख अब्दुल्ला जी को जेल भेज दिया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के मन में पूरब का स्विट्जरलैंड बनाने की मांग एक इच्छा जागने लगी। और क्योंकि उस समय प्रजा परिषद द्वारा लगातार जो सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा था, ठीक, उसके कारण इन्हें यह लगने लगा कि धर्मनिरपेक्षता संकट खतरे में आ गई है। यदि भारत में शामिल होगा जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगेगा। ठीक, फिर 1954 में आर्टिकल 35A आया। 35A के तहत क्या कहा गया कि स्थायी निवासी क्या होंगे। फिर ये भी इसी में बोला गया कि महिला यदि बाहर किसी से शादी कर लेंगी, किसी अन्य राज्य की भारतीय नागरिकों से शादी कर लेंगी तो उनको स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें यह भी था कि मतलब यदि कोई भारत में जम्मू कश्मीर से आ गया है और फिर जम्मू कश्मीर जा रहा है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि कोई कश्मीर में रहने वाला पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से वापस कश्मीर आ जाता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये इस तरह का कानून था। कैसे इसे भारत की अखंडता को प्रभावित किया था, अभी आपको समझ में आएगा, मैं आगे और बताऊंगा। ठीक है, 1964 में नेहरू जी खत्म हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इन्हीं के पास एक ऐसी क्षमता थी, क्योंकि 50 में तो पटेल जी खत्म हो गए। ठीक है, 1964 में ये खत्म हो जाते हैं, तो ये लगता है कि अब जम्मू कश्मीर का मामला शायद सुलझे या ना सुलझे, एक सवाल, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ठीक है, 65 में लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। मैंने बताया था इनका पटेल की तरह स्वभाव था थोड़ी, तो ये जम्मू कश्मीर के मामले में इनका रुख क्या रहता है? इन्होंने कहा कि तुम सदर रियासत शब्द यूज नहीं करोगे, राज्यपाल यूज करोगे, प्रधानमंत्री शब्द यूज नहीं करोगे, मुख्यमंत्री शब्द यूज करोगे, और इस तरह इन्होंने थोड़ी उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद को लागू कराया। 1971 में इंडिया पाकिस्तान की एक वार होती है जिससे बांग्लादेश पैदा होता है, और इस तरह शेख अब्दुल्ला के सपने टूटते हैं कि अब पाकिस्तान खुद को तो बचा नहीं पा रहा, अब हमें कैसे ये जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने में मदद कराएगा। शेख अब्दुल्ला को जब बंद कर दिया गया था, नज़रबंद, तो इनमें चिड़चिड़ापन आ गया था, भारत के प्रति क्रोध था। तो ये कहीं ना कहीं इनके मन में एक षड्यंत्र था कि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा या किसी भी तरह से मैं पाकिस्तान की सहायता से खुद को आज़ाद कर लूंगा। इन्हीं ने एक जनमत, ठीक है, कोस पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और फिर क्या होता है जब इनका ये सपना टूट जाता है? ठीक है, 72 में शिमला एग्रीमेंट होता है। इसको मैंने नहीं बताया था, इसको देख लीजिएगा क्या है। शिमला एग्रीमेंट होता है। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट के तहत क्या था? क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत बड़ी पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा तो भाई उन्हें झुकना पड़ा, तो उन्हें समझौता करना पड़ा। उसी समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि अब देखिएगा इसमें सबसे मेन मैटर क्या है, इसमें जो रेखा थी ये मैं आपको अभी बताऊं। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा हो, इसमें नहीं दिख रहा। ठीक है, इसमें यह कह दिया गया था कि जो एलओसी है, ये एलओसी, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी को एक एलओसी के तौर पे मान्यता दे दी कि अब यही एक रेखा है। साथ में यह भी कहा गया कि भारत, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर आपस में इस मुद्दे को सुलझाएंगे, अर्थात कश्मीर के मामले में द्विपक्षीय वार्ता होगी, तीसरी किसी पार्टी को मान्यता नहीं दी जाएगी। अर्थात अब ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब इसके मामले में यूएनओ में भी कोई चर्चा नहीं होगी।
ठीक है, तो दोनों के बीच में ये समझौता हुआ। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि शिमला समझौते के तहत हमने स्पष्ट कर दिया था कि अब द्विपक्षीय वार्ता के तहत ही कश्मीर का मुद्दा सुलझाया जाएगा। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान हमेशा क्या कोशिश करता है, पाकिस्तान कोशिश हमेशा यही करता है कि कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। क्यों? ताकि लोगों का इसमें ध्यान अट्रैक्ट कराया जाए और इस मुद्दे के द्वारा भारत पे दबाव डाला जाए, है ना, भारत की स्थिरता को प्रभावित किया जाए। तो हर छोटी छोटी बात को उठाने की कोशिश करता है और सदैव हमेशा वो यूएनओ में रोता था। ठीक है, हमेशा रोता रहा। फिर 1975 में शेख अब्दुल्ला जी क्या थे, इंदिरा गांधी से समझौता करते हैं और मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं। 1982 में इनकी मौत हो जाती है। फिर फारूक अब्दुल्ला इनके बेटा बनते हैं। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच में थोड़ी समन्वय नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय कांग्रेस के समझौते से ही सरकार बनी थी और अस्थिरता आ जाती है। देखिए, राजनीतिक अस्थिरता आने के कारण कैसे वहां पर जो छोटी मोटी ताकतें थी वो बढ़ जाती हैं, उनका प्रभाव बढ़ने लगता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा, वहां एक ऑलरेडी आंदोलन टाइप का चल रहा था जो जनमत संग्रह कश्मीरियत स्वायत्तता की बात कर रहा था। फिर यही जो संगठन था, ये कई छोटे छोटे दल थे, ये मिलके MUF, ठीक है, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। इन्हें अभी ये था कि चुनाव के माध्यम से हम सत्ता बदलेंगे और जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करेंगे। पर सवाल क्या होता है, 1900 जो इस चुनाव में INC प्लस मैंने बताया था फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीत जाते हैं। साथ में इसमें धांधली का आरोप लगता है और कहीं ना कहीं ये आरोप सही भी था, क्योंकि ये पार्टी मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी थी, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, ये बहुत बुरी हार हारती है, शायद 4 सीटें ही मात्र जीतती है, मुझे याद नहीं, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें धांधली का आरोप लगता है मीडिया के द्वारा बहुत, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी कि धांधली हुई थी। इस धांधली ने कश्मीर मुद्दे को ऐसा सुलगाया कि आज तक वो आग शांत नहीं हो रही। अब क्यों? यही मेन साल है, आप समझ जाइए। इसी साल से जो राजनीतिक दल वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अपनी डिमांड पूरी करना चाह रहे थे, उनका अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे भरोसा खत्म हो गया और उन्होंने क्या AK-47 उठा ली। ठीक है, यही वो कारण है कि अब वो भरोसा छोड़ दिए और उन्हें लगने लगा कि हिंसक गतिविधियों से ही हम काम कर सकेंगे। और इसी समय, अब समझिएगा, सबसे मेन मुद्दा यही चल रहा है। ठीक है, इसी समय क्या हो रहा था, इसी समय देखिए, आपको पता होगा कि 1971 में पाकिस्तान हार गए थे। ठीक है, तो पाकिस्तान की हालत ये थी, ठीक है, ऐसे रोना। ठीक, लेकिन इनके मन में गुस्सा भी बहुत था। इन्हें पता था कि हम सीधे लड़ाई कर नहीं सकते, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम ISI वहां की एक एजेंसी है, ठीक है, पाकिस्तान की एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने इसको जिम्मा दे दिया कि अब तुम, ठीक है, गुप्त वार टाइप करो। ठीक है, मतलब अब तुम्हें क्या करना है, सीधे हमला नहीं करना, अब तुम्हें हमला चुपचाप से करना। तो इन्होंने वहां से आतंकवाद भेजना चालू किया और इनका यह उद्देश्य था कि हम 3 चरणों में काम करेंगे। पहले चरण में वहां छोटे छोटे दलों को भड़काएंगे, फिर उससे बड़े, और तीसरे में जब व्यापक भड़का देंगे तो वहां पर शायद विद्रोह हो जाएगा और फिर हम कश्मीर को शामिल कर लेंगे। उनके मन में बड़ा आक्रोश था। आपको पता है, ये जो हार जाता है कैसे क्रोधित रहता है, वही हाल था। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आतंकवादी भेजना चालू किया लगातार, पता है आपको। ठीक, और क्या आजाद कश्मीर में इन्होंने सेंटर बना दिया। ठीक, मैं बता रहा हूं आपको यहां, ठीक है, ठीक, अब आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आजाद कश्मीर था इनकी, पाकिस्तान की नजर में, बात याद रखिएगा। हम लोग इसको POK बोलते हैं, लेकिन ये लोग उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं। यहां पर इन्होंने बना दिया एक ट्रेनिंग सेंटर, और यही जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट थी, इसी लोगों ने अब हथियार उठा लिए। इसी में आधे से ज़्यादा कई लोग आप देखते होंगे, जितने भी, ठीक है, लश्कर ताइबा, जैसे मोहम्मद, सब यहीं से निकले हैं। फिर इन्होंने यहाँ से जाते ट्रेनिंग लेके, यहाँ आते, फिर ऐसे ही ट्रेनिंग लेने जाती यूथ और आती। इस तरह बहुत ज़्यादा कट्टरता बढ़ती गई, एक्सट्रीजम, अतिवाद बढ़ता गया, एक्सट्रीम लेवल पे हिंसा होने लगी। मेरी बात आपको समझ आ रही? तो 1987 के चुनाव से ये हुआ। अब आपको ये लगता है कि 1987 के एक चुनाव में गलत हुआ तो उनके अंदर गुस्सा आ गया, एक तो वो भी कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि पाकिस्तान के मन में क्या था, आक्रोश था, और पाकिस्तान सीधे लड़ाई नहीं ले सकता था, इसलिए उसने इन लोगों की मदद करना चाहिए। अर्थात एक तरफ तो क्या हुआ,
तो मैंने आपको क्या बताया, पाकिस्तान नाराज था, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर गुस्सा था, प्लस MUF ये भी, तो ये दोनों आपस में मिल गए और इन्हें लगा कि हम दोनों का उद्देश्य क्या है, बदला लेना। तो जब ये दोनों आपस में मिल गए, अब ये क्यों मिला था मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1971 की हार रहा था, है ना, 1971, साथ में यहाँ पर जो उस समय के प्रधान राष्ट्रपति थे जियाउल हक, ठीक है, तो हक साहब थे जो एक कट्टर विचारधारा के समर्थक थे और ये वहाबी एक विचारधारा उसके समर्थक थे। उस कारण ये दिक्कत और बढ़ गई, इन्होंने वहाबी विचारधारा को फैलाना चालू किया। एक और कारण है, उसी समय अफगानिस्तान में भी बहुत अस्थिरता थी, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पड़ा। मेरी बात आपको समझ में आ रही। और इस तरह ये पाकिस्तान को भी और MUF इन्होंने मिलके 1987 के बाद से लगातार हिंसक घटनाएं करना चालू कर दिया और 1987 के बाद से हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। तो हिंसक घटनाओं का कारण समझ गए, पाकिस्तान के मन में गुस्सा, 1971 की हार का बदला लेना था। पहले तो उसने पंजाब में ये सब किया, फिर पंजाब में जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा हार गया तो चुप हो गया, लेकिन फिर उसने जम्मू कश्मीर में अपना ध्यान किया और वहां पर उसे MUF के जो दल थे उन्होंने सहयोग किया। इस तरह यहाँ पर क्या हुआ, बात बिगड़ना चालू हुई। अब जब ये बात बिगड़ी तो भाई घटनाएं बहुत बुरी होती गई, समस्या बढ़ती चली गई लगातार। और देखिए आप कि 1990 में, ये 1990 है, इसको काला दिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि चूंकि वहां पर अब ऐसी बातें होने लगी कि बोला जाने लगा कि कश्मीर केवल मुसलमानों के लिए है। मेरी बात समझिएगा मैं, ठीक है, तो यहां पर क्या कट्टरता, ठीक है। और सबसे मेन बात है क्या हुआ, जो कश्मीर में पहले कश्मीरियत के लिए लड़ाई हो रही थी, अर्थात जो कश्मीरियत की मांग थी, अब उसकी जगह इस्लामियत की मांग होने लगी। कहीं ना कहीं ये बात कहां से प्रभावित थी, पाकिस्तान से प्रभावित थी। पाकिस्तान ने क्या किया, वहां इस्लामियत की पहचान को महत्व देना चालू किया, कश्मीरियत के महत्व नहीं। तो कैसे कश्मीर की समस्या अब नया रूप ले रही थी जो बहुत ही घातक था। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैसे पाकिस्तान ने, ISI ने, आपने देखा होगा वहां काले झंडे जो ISI के मतलब फहरते हैं, वो सब क्या है, अब वो कश्मीरियत की जगह किसको महत्व दे रहे हैं, इस्लामियत को, अर्थात पूरी समस्या ही बदल दे रहे हैं। और यही कारण था कि 1990 में वहां से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहां की मस्जिदों से, ठीक है, वहां के जो फेमस कश्मीरी पंडित थे उन्हें दिन दहाड़े मारा जा रहा था, है ना। इस तरह की हालत हो गई थी और ये तक लिस्ट तक लगा दी जाती थी कि आप नहीं गए तो आपको मार दिया जाएगा। 1990 से कश्मीरियों को रात में ही निकलना पड़ा, उनके पास इतना भी समय नहीं था कि अपने कपड़े या अपनी संपत्ति पैक कर सके। ये कहा जाता था कि ये संपत्ति यहीं की है, यहीं छोड़ के जाओ। और एक विशेष वर्ग अपने ही देश में इस तरह की हालत में रहने को मजबूर हो गया, ठीक है। ये तो आप देख ही रहे होंगे, इस पे देखिए शिकारा मूवी बनी थी, आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा कि कैसी दयनीय स्थिति थी। 90 में ये हालत हो गई थी। उसके बाद आपको पता होगा कि शहीद एक गृह मंत्री थे, उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया। फिर उसके बाद उसके किडनैप के चक्कर में हम लोगों को 4 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, और जिस कारण फिर जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी या हिंसक संगठन थे उनका मनोबल बहुत बढ़ गया। और ये घटना 1987 से लेके 2000 तक चरम पे रही, अर्थात बहुत हिंसक घटनाएं हुई, बहुत लोग मरे। इसी के लिए वहां पर, ठीक है, स्पेस वहां पर क्या मिलाना पड़ा, अप्सा, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट, ठीक है। ये क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए कि ये आतंकवादियों से या हिंसक घटनाओं से, उग्रवादियों से निपटने के लिए सेना को बहुत सशक्त कर देता है। तो फिर हमने वहां अप्सा लागू किया ताकि वहां हिंसक घटनाओं या मिलिटेंसी से निपटा जा सके, ठीक। 2002 के बाद घटनाएं कुछ कम होती हैं। उसका कारण था कि एक तो जो लोग घटना कर रहे थे, ठीक, घटनाएं कम क्यों होती हैं, सबसे मेन कारण था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी बात करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से बात को बढ़ावा देते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में भी जो अलगाववादी संगठन है उनसे बात करेंगे। आप देखिए कश्मीरियत, अर्थात तो कहते हैं कि जो हमारी बात होगी उसके 3 सिद्धांत होंगे, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत,
है ना। इंसानियत का मतलब है कि हम मानवता को सबसे पहले रखेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे पहले मानवता को, फिर उसके बाद हम कश्मीरियत को वरीयता देंगे, है ना। अर्थात जो कश्मीर की संस्कृति है हम उसको महत्व देंगे। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? जबकि पाकिस्तान इसको धार्मिक स्वरूप दे रहा था, है ना, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको कश्मीरियत एक मूल्यों की पहचान है। कश्मीर के कुछ मूल्य हैं, कुछ वैल्यू है। कश्मीर का मुसलमान अन्य देशों के मुसलमान से अलग है, कश्मीर का हिंदू अन्य हिंदुओं से अलग है, कश्मीर का बौद्ध अन्य बौद्ध से अलग है। अर्थात वो सब क्या है, वो एक कश्मीरी पहचान के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो क्यों ना हम उस कश्मीरियत पहचान को ही आगे बढ़ाएं। तो यही हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगातार, देखिए आप एक लाहौर समझौता हुआ था, बस समझौता परवेज जी के साथ किया, सॉरी परवेज कह रहा हूँ, ठीक है, इनके साथ किया। और इस तरह दोस्ती थोड़ी बढ़ना शुरू हुई, फिर कट्टरता थोड़ी कम हुई और हिंसक घटनाएं थोड़ी कम हुई। इसी क्रम में आगे क्या बढ़ा, मनमोहन सिंह जी ने, ठीक है, मनमोहन सिंह ने परवेज मुशर्रफ जी से बात की और लगातार घटनाएं थोड़ी थोड़ी कम होती गई। लेकिन 2008 के बाद ये घटनाएं फिर बढ़ गई। कारण क्या था, 2008 में मुंबई में हमला होता है और उसके कारण भारत पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल खराब हो जाते हैं। जैसे ही हमला होता है खराब संबंध होते हैं, और फिर जैसे ही वार्ता कम हो जाएगी, जैसे ही वार्ता बंद होगी, जैसे ही राजनीतिक वार्ता बंद होगी, तो फिर क्या होगा, फिर दूसरे लोगों को ताकत मिल जाती है। जैसे आप देखो, दो लोग अगर बात नहीं करते तो कई लोग उनके बीच में मनमुटाव करा देते हैं। ऐसा होता है ना कि आपस में दो दोस्त मान लो लड़ाई कर ली, तो फिर इतनी बातें इन दोनों के बीच में, दोनों अगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि तीसरे अन्य लोग कान भरना चालू कर देते हैं। वैसे ही क्या हुआ कि वार्ता नहीं हुई 2008 के बाद, तो फिर हिंसक घटनाएं होने लगी। और याद रखिएगा 1987 में एक पीढ़ी थी, वो बूढ़ी हुई होगी, उसके बाद नए युवा आए, और वो युवा क्या किया, उनको नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या था, प्रशासन अच्छा था नहीं, है ना, हमेशा प्रशासन का अभाव रहा, सुशासन का। तो वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, इस कारण वहाँ नौकरी लगी नहीं। यूथ को गुस्सा आया और यूथ फिर से क्या हुआ, फिर से उग्र हो गया, आक्रामक हो गया। और देखिए, जब बुरहान वानी, एक आपने देखा होगा बुरहान वानी जी को, ठीक, ये देखिए, ठीक है, ये सब घटनाएं आप ये मान के चलिए 2010 से 2016 तक की है, 18 तक की। और ठीक है, आप देखिए कि धीरे धीरे फिर हिंसक घटनाएं बढ़ती हैं और बुरहान वानी को 2016 में मार दिया जाता है। ये देखिए कैसे बुरहान वानी के पीछे पूरी यूथ खड़ी है, ठीक, इसको वहाँ का हीरो बनाया जाता है। ये काम पाकिस्तान द्वारा किया जाता है, पाकिस्तान इसको शहीद का दर्जा देता है। ठीक, देखिए मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपको, कभी पाकिस्तान की विचार बताता हूँ, कभी भारत के, तो ये मेरे विचार नहीं, इन दोनों के, इस बात से समझिएगा आप, ताकि आप भी अपने विचार बनाइए और फिर मैं बाद में आपको लास्ट में अपने विचार बताऊंगा। देखिए कैसे पत्थरबाज हैं, है ना, ये सब देखिए हिंसक घटनाएं 2016 से बढ़ने लगी। अब जब 2016 से बढ़ने लगी तो फिर कार्रवाई की गई, ऑपरेशन ऑल आउट, कई तरह के ऑपरेशन चलाए गए ताकि आतंकवादियों को ज़्यादा से जल्दी खत्म किया जा सके। ठीक है, और ये क्रम चलता रहा। फिर आपको पता ही होना चाहिए कि एक और राजनीतिक गतिविधि होती है, क्या होती है, ठीक है, वहां चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद बीजेपी, ठीक, प्लस पीडीपी, ठीक, की सरकार बनती है। फिर एक समय बाद बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है और वहां किसी की सरकार नहीं रहती। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वहां पर याद रखिएगा, वहां एक नियम है, कुछ समय के लिए, पहले 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन होता है। देखिए, जबकि अन्य जगह क्या राष्ट्रपति शासन होता है, पर वहां राज्यपाल शासन होता है। ठीक है, और ये जो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर 6 महीने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसी का पूरा खेल है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कैसे 370 को हटाने के लिए एक शानदार प्लानिंग बनाई गई, ताकि कोई भी कानूनी प्रक्रिया के साथ गलत ना करके एक सही कानूनी प्रक्रिया के द्वारा 370 हटाया जाए। तो आपको पता है कि पीडीपी से समर्थन वापस ले लेते हैं। अब चूंकि बीजेपी अगर साथ नहीं देगी तो पार्टी, किसी की सरकार बननी नहीं थी, है ना, तो वहाँ विधानमंडल या विधानसभा भंग कर दिया जाता है, राज्यपाल शासन रहता है। राज्यपाल शासन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रह सकता है, फिर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब राष्ट्रपति शासन के संबंध में ध्यान रखिएगा क्या नियम होता है कि राष्ट्रपति शासन में यह है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो, ठीक है, विधान बनाने के संबंध में संसद या अन्य किसी को प्राधिकृत कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं,
मेरी बात समझिए। अर्थात अगर चाहा जाए, मान लीजिए वहां तो विधानसभा भंग हो चुकी, लेकिन अगर चाहा किया गया तो विधानसभा बराबर, ठीक है, विधानसभा बराबर क्या, संसद की जा सकती है। अर्थात अब विधानसभा का सारा काम संसद करेगी यदि राष्ट्रपति चाहे। ठीक, तो ये आपको टेक्निकल इशू पता है। चलिए अब चलते हैं आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि 5 अगस्त आता है, एक ऐतिहासिक दिन। लगभग 5 अगस्त के पहले ऐसा फील होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि 10,000 फौज पहले जाती है, फिर और फौज जाती है, अमरनाथ यात्रियों को रोक दिया जाता है ना। और एक सुबह उठते हैं और 5 बजे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक खबर सुनने को मिलती है कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। अब सवाल ये है कि 370 खत्म कैसे हो सकता था, 370 को कैसे खत्म किया गया, इन दो बातों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 370 को खत्म करने के लिए क्या नियम था। ठीक है, थोड़ी ध्यान से पढ़िएगा, टेक्निकल हो सकता है पर परेशान मत होइएगा, केवल आपको समझना है कैसे। 370 कैसे हटेगा, 370 हटेगा संविधान सभा के अनुशंसा से, वो भी ये संविधान सभा की अनुशंसा से। ये संविधान सभा कौन सी होगी, J&K की। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति आदेश देंगे, ऐसा था, और सब खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा था राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक है, लेकिन आपको मैंने पहले क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया कि वहां राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ है। कुछ बातें गौर करिएगा। सबसे पहले तो क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति आदेश निकाला गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया। किस संदर्भ में, सबसे मेन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया ये। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 1954। ठीक है, इसका निकाला गया। इसके तहत क्या किया गया कि 35A को खत्म कर दिया गया। ठीक, देखिए आया राष्ट्रपति आदेश से था, खत्म राष्ट्रपति आदेश से हो गया। तो सबसे पहले 35A को राष्ट्रपति आदेश से सुबह सुबह ही खत्म कर दिया गया। ठीक, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद आर्टिकल 367 में एक परिवर्तन किया गया। ये क्या है, ये एक आर्टिकल है जिसमें परिभाषाएं लिखी रहती हैं, जैसे विदेशी राज्य किसे कहा जाएगा, ये किसे कहा जाएगा। तो इसी में एक प्रावधान ये कर दिया कि अब संविधान सभा बराबर क्या होगा, संविधान सभा बराबर विधानसभा, है ना। अब चूंकि ये देखिए, ये टेक्निकल काम किया आदेश के द्वारा। राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि अब संविधान सभा जो शब्द है उससे मतलब है विधानसभा से। यहां बात समझिएगा आप। ठीक, तो ये सुबह 2 आदेश आ गए, साथ में एक आदेश आ गया, ठीक, कि 370 जो था उसको भी हटा दिया। अब 370 को कैसे हटाया, इसका ये मतलब था कि जो हमारे भारतीय संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए। तो बस 370 का मतलब खत्म। ठीक है, एक तो ये कर दिया, सारे प्रावधान लागू कर दिए। साथ में क्या किया इन्होंने क्या किया कि अब देखिए, मैंने पहले क्या बताया, पहले उन्होंने क्या कहा था कि संविधान सभा बराबर विधानसभा, ये 2 चीज बना दी। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन था, ठीक है, चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन था, ठीक है, विधानसभा हो गया। ये टेक्निकल इशू पता चल गया आपको। ये क्या है, ये राष्ट्रपति ने अपने आदेश के द्वारा कह दिया। ठीक, अब चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन था और राष्ट्रपति शासन में विधानसभा को किसके बराबर कर दिया गया था, संसद के बराबर, है ना। अर्थात जो काम विधानसभा कर सकती है वो काम संसद भी कर सकती है। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, 356 में। तो अब देखिए क्या हुआ कि अब मेरे बात समझिएगा, कहीं ना कहीं संविधान सभा, ये संविधान सभा जम्मू कश्मीर वाली है, संविधान सभा बराबर क्या हो गया, संसद हो गया। मेरी बात समझ में आई। अब जो काम संविधान सभा कर सकती थी वो काम संसद कर सकती है। तो बस हमने संसद से अनुशंसा ली और क्या किया, एक प्रकार से ये 370 को हटा दिया, क्योंकि आपको बताया था ना कि 370 राष्ट्रपति आदेश से हटेगा और संविधान सभा की परामर्श से। तो हमने क्या किया, पहले कह दिया कि संविधान सभा बराबर विधानसभा है,
ठीक है, सुबह सुबह राष्ट्रपति आदेश ने अपने द्वारा कर दिया था। फिर हमें पता है कि विधानसभा बराबर संसद, क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन था, और इस तहत अब सारा काम हमने संसद के द्वारा करा दिया। जो जो काम वहां की विधानसभा से हमें कराना था हमने अपनी संसद से करा दिया। तो हमने क्या कराया, हमने सबसे पहले 370 हटाया, फिर जम्मू कश्मीर को हमने पुनर्गठित किया, और एक नियम है आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत एक नियम है कि जब भी किसी राज्य को बांटा जाएगा, या दो राज्य से मिलकर तीन राज्य, मतलब दो राज्य से मिलकर एक राज्य बनाए जाएंगे, या एक राज्य को दो राज्यों में बांटा जाएगा, या तीन राज्यों से मिलकर भी एक राज्य को बनाया जाए, तो इससे प्रभावित होने वाले राज्यों से परामर्श किया जाएगा। क्लियर? ये था, राष्ट्रपति परामर्श के लिए भेजता है। तो अब सवाल ये उठा कि जब जम्मू कश्मीर प्रभावित हो रहा है तो उससे परामर्श लेना होगा, तो किससे परामर्श लेना? वहां की विधानसभा से। मेरी बात समझ आ रही? अब आपको पता ही है कि वहां की विधानसभा क्या है, वहां की विधानसभा है भारतीय संसद। तो हमने किससे परामर्श ले लिया? भारतीय संसद से ले लिया, और उसका पुनर्गठन हमने कर दिया, और हमारा नया जम्मू कश्मीर आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा नया जम्मू कश्मीर, जिसमें हमने एक लद्दाख संघ शासित क्षेत्र बना दिया और दूसरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो 2 यूटी बना दिए। बस दोनों में अंतर क्या था कि जो लद्दाख था उसमें विधानसभा, ठीक, या विधानमंडल नहीं रहेगा, लेजिस्लेटिव नहीं रहेगी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर था उसमें लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन था। ठीक, आप क्योंकि पहले से था उसको हमने कंटिन्यू किया। इस तरह ये दोनों अलग अलग यूटी बना दिए गए, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, संघ शासित प्रदेश, और दोनों में बस ये अंतर था कि इसमें विधानमंडल रहेगा और इसमें नहीं रहेगा। इस तरह हमने 370 को अलविदा कह दिया। ठीक है, अब सवाल ये है कि 370 हटने के क्या फायदे हैं। तो देखिए, सबसे मेन फायदा क्या है, अब 370 के क्या क्या प्रभाव होंगे, इससे उसके फायदे निकलते हैं। तो सबसे बड़ा मैटर क्या है, सबसे मेन क्या है कि आर्थिक फायदा देखते हैं। आर्थिक फायदा, ठीक। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब तक 370 और 35 से था, तब तक कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता था, अर्थात जमीन नहीं खरीद सकता था। अब बताइए आप कि वहां कोई बाहरी आदमी तो संपत्ति खरीदेगा नहीं, खरीद नहीं सकता। तो ये बताइए, कोई बाहरी आदमी वहां बिजनेस करेगा? नहीं करेगा, है ना। अर्थात अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ठीक है, कोई नहीं वहां बिजनेस कर सकता था, ना कोई फॉरेन कंपनी वहां बिजनेस कर सकती थी, क्योंकि जब तक आप जमीन नहीं खरीदोगे तो बिजनेस की तो शुरुआत होनी ही नहीं है ना। संपत्ति पहले ही आधार है। ठीक, तो वहां क्या हुआ, वहां पर ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ कभी, है ना। निवेश नहीं होगा। जब पैसा नहीं लगाया जाएगा तो भाई कोई फैक्ट्री नहीं खुलेगी, जब कोई फैक्ट्री नहीं खुलेगी तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और रोजगार नहीं बढ़ेगा तो वहां की यूथ बेरोजगार रहेगी, और जब बेरोजगार होती है तो फिर वही पत्थर उठा के मारने लगती है। कई बार पत्थरबाजों ने कहा है कि हमें नहीं पता कि हम पत्थर क्यों मार रहे हैं, बस हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें पैसा मिलता है, अर्थात वहां बेरोजगारी की समस्या है। ठीक, तो आपको क्या पता कि आर्थिक फायदा क्या होगा उससे। एक तो वहां निवेश बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा निवेश? क्योंकि अब देखिए होटल बनेंगे। भाई अब मान लीजिए, आपने देखा होगा जैसे ही 370 या 35 से हटा तो सबसे मेन पहले जो टूरिज्म का बढ़ावा वहां बहुत मिलेगा, क्योंकि अब होटल बनेंगे तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, है ना। अभी तक तो होटल के लिए जमीन भी नहीं खरीद सकते थे। तो कैसे आर्थिक फायदा क्या होगा, वहां पर निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो फैक्ट्रियां लगेंगी, बात समझ में आ रहा है ना। फिर उससे रोजगार बढ़ेगा, तो आप कह सकते हो कि अब वहां पर एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट से वहां वायलेंस कम होगा। इस तरह से आप इसको बता सकते हो कि 370 या 35 से के हटने से वहां आर्थिक रूप से गतिविधियां ज्यादा होंगी और वहां के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और याद रखिएगा, शेख अब्दुल्ला भी रोजगार के लिए परेशान हुए थे, है ना। तो जैसे ही हम रोजगार यूथ को दे देते हैं तो यूथ अपना बिजी हो जाता है, और उसको फिर पाकिस्तानी लोग भर नहीं पाएंगे, क्योंकि खाली दिमाग होता है शैतान का घर। तो आप मेरी बात समझ में आ रही। चलिए, दूसरा क्या है फायदा, देखिए दूसरा फायदा क्या होगा। दूसरा फायदा होगा, ठीक है, हटने से एक तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला आर्थिक, जैसे पर्यटन को बढ़ावा बहुत मिलेगा,
ठीक है। और पर्यटन बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। आप देखिए, आप जाते होगे घूमने तो होटल में रुकोगे, कार में घूमोगे, शॉपिंग करोगे, रेस्टोरेंट में खाना खाओगे, तो देखिए कितना रोजगार पैदा हो रहा है। और जम्मू कश्मीर तो स्वर्ग कहा जाता है ना। और हरि सिंह की इच्छा भी थी उसको पर्यटन स्थल बनाने की, तो हम पूरी करेंगे। ठीक, तो इस तरह पर्यटन बढ़ा हुआ होगा। पर्यटन से क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो वायलेंस कम होगा। फिर आप समझ लीजिए। ठीक, दूसरी बात 370 और 35 से हटने से क्या है? अब एक भारत और एक संविधान का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, है ना, जो कि भारत की अखंडता के लिए बहुत जरूरी था। अब क्या हुआ? अब अखंड भारत का सपना पूरा हो गया, अर्थात अब हम लोग राजनीतिक रूप से एकीकरण कर लिया कंप्लीट। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो 370 का ये भी फायदा है। फिर दूसरा फायदा 370 का क्या है? 370 का एक फायदा और ये है कि अब पाकिस्तान कमजोर पड़ जाएगा। पाकिस्तान कैसे कमजोर पड़ेगा, है ना? ऐसे कमजोर पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान अभी क्या कहता था कि जम्मू कश्मीर एक अलग टाइप का राज्य है ना। जम्मू कश्मीर भारत में पूर्ण रूप से विलय ही नहीं है ना। इस आधार पे वो क्या करता था? नए नए सवाल करता था। अब हमने क्या किया? हमने इसकी ये सब बातें खत्म कर दी। अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। अब इसका मुंह बंद कर दिया। ठीक, और क्या फायदे होंगे? देखिए, एक बात और आपको बता दें कि अब वहां भारतीय यूथ जाएगा। ठीक है ना। अब भारतीय यूथ जाएगा। ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये मान लीजिए अदर स्टेट है, तो अब अदर स्टेट से लोग जाएंगे, यहाँ के लोग यहाँ आएंगे, तो इससे क्या होगा? आपस में भाईचारा बढ़ेगा, आपस में दोनों के एक दूसरे को जानेंगे, तो क्या होगा? इससे सौहार्द बढ़ेगा, अखंडता बढ़ेगी भारत की। ठीक, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और क्या फायदा होगा? एक सबसे बड़ा फायदा इससे है कि जो 35 से था वो कैसे स्त्रियों के साथ गलत कर रहा था। मैंने आपको बताया कि 35 में प्रावधान था कि यदि स्त्री भारत के किसी नागरिक से शादी कर लेती है जो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं है, तो उसको संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। अर्थात ये जो कानून था 35 से, ये स्त्रियों के साथ गलत कर रहा था। अब ये कानून खत्म हो गया, तो अब स्त्रियां सशक्त होंगी। अर्थात जो संविधान में हमारे न्याय की बात कही गई है वो पूरी होगी। अब न्याय, ठीक है, ये न्याय संविधान जो कहता था ना सबको न्याय दिलाएंगे, तो अब पूरा होगा, क्योंकि 35 से हमारे संवैधानिक उद्देश्यों से हमें दूर कर रहा था। साथ में आपको एक जानकारी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जब देश आज़ाद हुआ तो कई शरणार्थी जम्मू कश्मीर में आए, है ना भाई, पाकिस्तान से भाग के जम्मू में आ गए। ठीक, उसमें से कईयों को स्थायी नागरिकता नहीं, स्थायी निवासी की मान्यता नहीं मिली, जिसमें एक वाल्मीकि समुदाय भी था। मेरी बात समझिएगा। तो वाल्मीकि समुदाय को चूंकि वहां स्थायी निवासी माना नहीं गया और रहता वहीं था, तो उसको कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त था उधर। मेरी बात समझ में आ रही? उसको कोई अधिकार नहीं, अर्थात वो बिना अधिकारों के वहां रह रहा था। तो ये कितनी बड़ी विडंबना थी कि भारत में ही रह रहा है भारत का नागरिक और उसको अधिकार नहीं मिल रहे। अब अधिकार मिलेंगे। तो इस तरह क्या किया इसने? लोगों के मूल अधिकारों को, लोगों की गरिमा को बढ़ाया। ठीक, साथ में आपको ये भी बता दूं कि ऐसे ही गुज्जरवाल बक्करवाल वहां समुदाय था, उसको स्थायी नागरिकता नहीं, 70 साल से रह रहे वो लोग और उन्हें कोई नागरिकता नहीं मिली, वहां वोट नहीं दे सकते, मतलब उनके नागरिक होने के अधिकार ही नहीं मिल रहे। तो ये तो फिर एक क्वेश्चन मार्क है पूरे संवैधानिक व्यवस्था पे, लेकिन अब वो पूरा हुआ। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इसने कई नागरिकों के मूल अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित किया। हाँ, तो इस तरह 370 के हमने कई सारे फायदे आपको बताए। सवाल यह है कि 370 का नुकसान क्या है? ठीक है, 370 का एक नुकसान ये है कि इसको जिस तरह से पारित किया गया उस पर कुछ सवाल उठते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें हमने विचार विमर्श नहीं किया। विचार विमर्श नहीं किया किससे? जो जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे थे, अर्थात वहां की जो राजनीतिक दल थे, उनसे हमने विचार नहीं किया। ये एक इसमें चुनौती है। ये एक सवाल किया जाता है कि ये वहां के लोगों से पूछा ही नहीं गया जो लोग हैं, अर्थात हम लोगों ने कैसे गलत तरीका अपनाया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर आपको ये पता होना चाहिए व्यवहारिक रूप से कि
वहाँ के लोग कभी इस बात का समर्थन नहीं करते, क्योंकि ना भारत में एक समस्या है जिसको बोलते हैं रेस टू बॉटम। रेस टू बॉटम अर्थात कुछ लोगों में ये मनोवृत्ति होती है नीचे रहने की, क्योंकि उससे फायदे मिलते हैं बहुत सारे। जैसे आप देख लो, कई राज्य विशेष दर्जे की मांग करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फंड मिलेगा, है ना। काम नहीं करना चाहते, केवल फंड के थ्रू जीना चाहते हैं। ऐसे ही देखो, एक आरक्षण के लिए एक से एक प्रभुत्वशाली वर्ग आरक्षण की मांग करते हैं, क्यों? रेस टू बॉटम, मतलब कहने का ये उनका कॉन्सेप्ट है कि उन्हें काम नहीं करना, आरक्षण से नौकरी मिल जाए, ठीक है, केंद्र सरकार ज़्यादा फंड दे दे, तो कोई आदमी अपने आप को बड़ा करना ही नहीं चाहता, बस आराम से रहना चाहता है। तो ये होता है रेस टू बॉटम दृष्टिकोण, है ना। और ये आप देखते होंगे भारत में, जैसे कई बार देखिए, कई राज्य क्या विशेष दर्जे की मांग करते हैं, केवल इसीलिए, है ना, उनको खूब फंड मिले और आराम से बैठ के करप्शन करें। तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर की भी कुछ हालत थी कि वहाँ भी पार्टियाँ मुझे नहीं लगता कि सहयोग करती, क्योंकि ना विशेष दर्जे के कारण बहुत सारा फंड आ रहा है। आपको पता होना चाहिए, मुझे अच्छे से नहीं याद आ रहा, लेकिन एक भारतीय में अगर एक साल में 6,000 या 7,000 रुपये खर्च होता है, तो मान लो तो जम्मू कश्मीर के एक नागरिक में 25,000 रुपये खर्च होते हैं। ठीक, अर्थात कहने का ये मतलब है कि जितना एक भारतीय पे खर्च होता है, तो जम्मू कश्मीर के नागरिक में उससे कई गुना ज़्यादा खर्च होता है। तब भी वहाँ की हालत देखिए क्या है ना। तो अब देखिए, अब ये सब नहीं होगा। साथ में ठीक है, मैं आपको फायदा और बताऊं अभी, ठीक है, वहाँ भूल गया था। अब आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब पुलिस तो केंद्र के नियंत्रण में, ठीक है, प्लस भारतीय सेना भी केंद्र के नियंत्रण में, तो अब पुलिस और सेना में समन्वय हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ के आतंकवादियों में कार्रवाई बहुत तेजी से होगी। तो अब आतंकवादियों को बहुत खतरा है। साथ में अब इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, अर्थात पाकिस्तानी अब आ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब अच्छे से काम करेगा प्रशासन, है ना। तो ये भी फायदे थे। लेकिन यहाँ देखिए नुकसान क्या था कि ये कहा था कि विचार विमर्श नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि विचार विमर्श का कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं था, क्यों? रेस टू बॉटम अप्रोच था, है ना। तो एक प्रकार से आप इसको कह सकते थे कि ये सही, ठीक। एक दूसरी चुनौती ये उठती है कि संघवाद पे सवाल उठेगा, ठीक है, संघवाद पे सवाल उठेगा, क्योंकि भारत ने क्या किया, किसी एक राज्य के अधिकारों को कम कर दिया, है ना। तो भाई कम थोड़ी किया, हमने तो सभी राज्यों के बराबर किया ना, तो अब तो संघवाद मजबूत हुआ। मैं आपको देखिए आरोप बता रहा हूँ और उसका कैसे खंडन करना है ये मैं बता रहा हूँ। तो कई लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर का हमने अधिकार खत्म कर दिए, इस कारण संघवाद की भावना कमजोर होगी। मैंने संघवाद बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसको देखिएगा, ठीक। फिर इसका खंडन मैंने कैसे किया कि हमने तो क्या किया, हमने तो अखंडता को बढ़ावा दिया, सभी राज्यों के बराबर अधिकार दिए। अब किसी भाई एक को ज़्यादा अधिकार दोगे तो एक प्रकार से तो ये सबके साथ गलत है ना। हमने सबको बराबर अधिकार देके क्या हुआ, संघवाद की भावना को मजबूत किया। तो इस तरह आप 2-3 सवाल जो उठते हैं, कई जगह अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी कहा गया कि भारत ने गलत किया, तो भाई उनका कहना काम है, ठीक है, और हमारा सुनना और इग्नोर करना, क्योंकि आपको पता है कि देश की अखंडता के लिए बड़े कदम उठाने ही होंगे। हमने तो हैदराबाद में सेना भेज के उसको अंदर किया था, लेकिन जब आज वो भारत का हिस्सा बन गया तो कोई कुछ नहीं कह रहा, है ना। तो पुर्तगाल को, दमन द्वीप हमने कई तरीके से अपनाया, देश को बनाया है, ठीक है। तो और आज हम देखिए सब नॉर्मल है ना। तो सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक। इसकी कुछ और भी आलोचना होती है। जैसे एक आलोचना ये की जाती है कि 1 साल तक वहाँ के लोगों को बंद करके रखा गया, मतलब नेट बंद कर दिया, जिससे वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ बहुत कमज़ोर हो गई, है ना, लोगों को वहाँ अधिकार नहीं मिले। तो ये सब कुछ और भी चुनौतियाँ हैं जो इसके कारण इसकी थोड़ी आलोचना हो रही है कि जो निर्णय लिया गया है, निर्णय लेने का तरीका गलत है, ठीक। तो इसमें भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। और हमने आगे क्या बताया आपको भी, ठीक है, कि आगे हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो हमें आगे क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें क्या हुआ, हमें अब कश्मीर के लोगों को अपना बनाना होगा। कश्मीर के लोगों को अपना बनाना होगा ना, कश्मीर तो अपना, अब कश्मीर के लोगों के साथ हमें अपनापन जोड़ना होगा, अर्थात कश्मीरियत को बढ़ावा देना होगा। दूसरी बात, हमें वहां पर क्या, लोकतंत्र को बढ़ावा देना होगा, ताकि वहां स्थायी सरकार बने, अर्थात वहां के लोग जैसी चाह रहे हैं वैसी सरकार बने। वैसी सरकार बनेगी तो उन लोगों का गुस्सा शांत होगा, ठीक। तो वहां लोकतंत्र को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए सबसे बड़ा रोल क्या है, वहां स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना होगा।
स्थानीय स्वशासन, आदमियों को जब वोट देंगे तो उन्हें अपनापन लगेगा देश के साथ। इस तरह कश्मीर के साथ हमारी एकता और मजबूत होगी। साथ में हमें वहाँ क्या करना होगा, हमें वहाँ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़े, है ना। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा, प्लस हमें और क्या करना होगा, हमें वहाँ की अब सेना को समझाना होगा कि मानवता, ठीक, मतलब काम तो करो अपना पूरा, लेकिन थोड़ी ध्यान रखो, क्योंकि लोगों में अभी गुस्सा है, नाराज़गी है। जब लोग नाराज़ होते हैं तो थोड़ी हमको भी उदार तरीके से काम करना होगा, नहीं तो सामने वाले को कहने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह भी हमें वहाँ के लोगों को विश्वास में लेना होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अब हमें कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेना है और एक अखंड भारत का सपना पूरा करना है, ठीक। अब एक मन में सवाल आता है, ठीक है, कि भाई ये बताओ, ठीक, ये सवाल ऐसे ही है कि आज तक हमने, ठीक है, पीओके को क्यों नहीं ले लिया। इतने बार हमने पाकिस्तान को हराया, तो हम कभी भी चाहते तो पीओके को ले सकते थे, ठीक। पर देखिए, पीओके को लेना तो ठीक है, पर लेने में सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं पीओके बता दूं क्या है, ठीक है। देखिए, पीओके ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो पीओके को लेने में क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है हमारी तरफ से, जबकि पाकिस्तान से ये मैदानी है। तो एक प्रकार से इसमें पाकिस्तान का प्रभाव या पाकिस्तान हमसे आगे रहेगा। दूसरी बात ये है कि अभी हमने यहाँ की अस्थिरता तो ख़त्म नहीं की, और ऊपर से हम इसको ले लेंगे। और यहाँ के लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम गरीबी में मर जाएंगे, लेकिन हम जिहाद के नाम पे युद्ध लड़ेंगे, है ना, धर्म के नाम पे युद्ध लड़ेंगे। तो अभी अगर इनको हम ले लेंगे तो हमारे साथ समस्या बहुत बड़ी एकदम से हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इसको बिल्कुल स्थिर कर देना चाहिए, फिर इसमें हमें निगाहें चढ़ानी चाहिए। समझ में आ गई, ये भी एक कारण है, ठीक है। और कारण क्या है, इसको अगर हम जीत लेंगे, या अपना ही ये क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र को हम अधिकृत कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि भारत की बाउंड्री लाइन सीधे अफगानिस्तान से लगने लगेगी। आप देखिएगा मैप में कि भारत की अफगानिस्तान से रेखा लगती है, परंतु चूंकि वो हिस्सा पीओके का है, इस कारण हम वहाँ अभी जा नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हमें अफगानिस्तान से रेखा लगने लगेगी तो हम अफगानिस्तान में अपना व्यापार बढ़ाएंगे, हम यूरोप में व्यापार बढ़ा सकते हैं, मध्य एशिया में वहाँ से व्यापार बढ़ा सकते हैं, और अपने मेक इन इंडिया के सपने को और बड़ा कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, इस समस्या यहाँ पर हो गई है कि ये हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, और चीन यहाँ के थ्रू एक सीपेक, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल चुका है। तो अब यदि इस मामले को हम हैंडल करते हैं तो हमें चीन के साथ भी उलझना होगा, जो अभी उचित नहीं है। तो अभी हमें समस्या को धीरे धीरे ख़त्म करना होगा। एकदम से हम भिड़ जाएंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी और हम छोटे, तो हमें धीरे धीरे समस्या को ख़त्म करना है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि पीओके को लेना के सही समय अभी नहीं है। पहले हम जो हमारा भारतीय जो अभी कश्मीर है और जम्मू है उसमें स्थिरता लाएं, फिर हम पाक अधिकृत कश्मीर को भी अधिग्रहण कर लेंगे, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो भी पूछिएगा। धन्यवाद।